गुड मॉर्निंग एवरी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। आज जो अपनी क्लास है वो डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के बारे में क्लास है और डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस इज़ द पार्ट ऑफ योर डिज़ास्टर एंड एमरजेंसी यूनिट। आपके डिज़ास्टर एंड एमरजेंसी यूनिट के अंदर एक बुलेट है जिसको अपन कहते हैं डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस। इसके पहले हमारी जो भी क्लासेस थी उसके लिए हमने पहले जो भी क्लासेस थी हमारी उसके अंदर हमने डिज़ास्टर के क्लासिफिकेशन, टाइप्स, प्रिंसिपल्स, उन सभी इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया था। और आज अपन जो डिस्कस करेंगे डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, राइट। अब डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस क्या है, राइट। तो एक बहुत अच्छा क्लासिकल एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ, कोविड-19 से रिलेटेड एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। कोविड-19 से रिलेटेड जो कि आपने 2020 साल के अंदर देखा था। कोविड-19 से रिलेटेड एग्जाम्पल अपना ये था कि लॉकडाउन, समझना एग्जाम्पल क्या था, लॉकडाउन। सभी जगह पर ताला लग जाए, लॉक हो जाए, पूरा इंडिया लॉक हो जाए, सारा मार्केट लॉक हो जाए, सारी शॉप लॉक हो जाए, सारे घर लॉक हो जाए, कोई भी बाहर ना निकले, राइट। अब ये इंडिया के अंदर हमने देखा और वैसा अदर कंट्री में भी पहले हो चुका था। इसका बेनिफिट क्या हुआ, तो इसको यदि हम समझेंगे व्हाट इज़ द बेनिफिट, यदि यही हम समझे कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे इसके, तो हमें डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रिपेयर्डनेस का मतलब क्या है। तो पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अदर कंट्रीज़ में जिस स्पीड में कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे थे, राइट, इंडिया के अंदर भी उस स्पीड में कोविड-19 के केसेस बढ़ सकते थे। लेकिन इंडिया के अंदर क्या हुआ कि अदर कंट्रीज़ को देखकर हमने लॉकडाउन कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन ये कि क्या लॉकडाउन करने से फ़ायदा हुआ, समझना बात को। लॉकडाउन करने से एक तरीके से देखें तो फ़ायदा नहीं हुआ। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं हुआ। क्या अपन सोच सकते हैं, अपन ये सोच सकते हैं कि जो केस पहले बढ़ने थे वो केस बाद में बढ़े, बात तो एक ही रही, राइट। जिन कंट्रीज़ ने लॉकडाउन नहीं किया उनके उसी महीने में लाखों की संख्या में पॉजिटिव आ गए थे। 1-2 महीनों के अंदर उनके अंदर लाखों की संख्या में पॉजिटिव आ गए। और हमने जब लॉकडाउन खोला, अनलॉक किया, उसके 1-2 महीने 3 महीने में अपने पास लाखों की संख्या में पॉजिटिव आ गए। तो उन्होंने पहले सफ़र किया, हमने बाद में सफ़र किया। डिफरेंस क्या रहा, तो डिफरेंस ये रहा, फ़ायदा ये रहा कि हमने जो लॉकडाउन किया था, राइट, हमने जो लॉकडाउन किया था उस दौरान हमें प्लान करने का, प्रिपेयर करने का, पॉलिसी बनाने का और प्रोटोकॉल बनाने का समय मिल गया। समझना बात को। 4 महीने से 5 महीने जो अपने जो मंथ थे, मैं आपको बता देता हूँ महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो 2020 के ये जो महीने हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस लॉकडाउन के दौरान केस नहीं बढ़े, प्लानिंग करने के लिए हमें समय मिला, हम डाइवर्ट नहीं हुए, राइट। हमारी जो हेल्थ एजेंसीज़ हैं और गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज़ जो हैं, पैनल जो इनके रहते हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, इन सभी को गेट टुगेदर करके प्लानिंग करने का और फ्यूचर एडवांस प्लानिंग का, 1 लाख बेडेड के एडवांस कोविड सेंटर बनाए जाएं, टेस्टिंग के लिए क्या प्रोटोकॉल्स रहेंगे, प्रोटेक्शन के क्या क्या प्रोटोकॉल्स रहेंगे, होम डिलीवरी, मेडिसिन की डिलीवरी करने के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स रहेंगे, ये सारी चीज़ का प्लानिंग करने का इनको समय मिल गया। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोविड-19 बेशक एक तरह से डिज़ास्टर ही था, राइट। कोविड-19 क्या था, एक तरह से डिज़ास्टर ही था, जो कि अभी भी है, राइट। अब यहाँ पर हमने जो लॉकडाउन किया उसका सबसे पहले कारण क्या था, डिज़ास्टर के लिए हम प्रिपेयर हो जाए। डिज़ास्टर आ गया था, उसकी एंट्री हो गई थी वर्ल्ड के अंदर, राइट। लेकिन इंडिया में आने से पहले हमें प्रिपेयर्डनेस के लिए समय चाहिए और उस समय के लिए हमने लॉकडाउन किया, राइट।
तो यहाँ पर प्रिपेयर्डनेस जो है, यदि प्रिपेयर्डनेस हो जाए, डिज़ास्टर की प्रिपेयर्डनेस हो जाए, तो इसको बहुत अच्छे स्मूथली तरीके से हैंडल किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि डिज़ास्टर की प्रिपेयर्डनेस कैसी है, किस तरह से प्रिपेयर्ड रहे। एक और छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। एक सिंपल जो अपना प्रैक्टिकल लाइफ में हम जो चीज़ें देखते हैं, उन रिलेटेड मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्वेशन करी हैं, वही एग्जांपल आपके सामने रखूँगा, तो आप प्रिपेयर्डनेस को अच्छे से समझ पाएंगे और क्यों ज़रूरी है, और अलग अलग डिज़ास्टर के अंदर किस तरह से अलग अलग तरह की प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आजकल के जो, जैसे आजकल क्या, वैसे नॉर्मली जो हॉस्पिटल्स रहते हैं, राइट, सपोज करो ये हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल का कुछ भी नाम आप रख लो कि उदयपुर हॉस्पिटल, राइट, उदयपुर हॉस्पिटल रख दिया इसका नाम। अब इसके अंदर ये लोग चाहते कि NABH की मान्यता हमको भी मिले, राइट, NABH की मान्यता मिले। अब NABH क्या करता है, आके क्या करेगा, सडनली इंस्पेक्शन कर लेगा और सडनली कोई ऐसी डिज़ास्टर की सिचुएशन क्रिएट कर लेगा अंदर, राइट, कि वहाँ की ट्रेनिंग, वहाँ के ट्रेनर्स जो है, वहाँ के स्टाफ नर्स जो हैं, वहाँ का वर्किंग स्टाफ जो है, वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर है या नहीं है। डिज़ास्टर जैसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर लेंगे और ये देखेंगे कि वहाँ का ट्रेनिंग स्टाफ उसके लिए उसको कंट्रोल कर लेता है या नहीं है। तो एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, मैं अपना लाइफ का एक एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहा था, वहाँ पे इंस्पेक्शन की टीम आई और उन्होंने सडनली क्या कर दिया, फायर लगवा दी, आर्टिफिशियल फायर जो कि कंट्रोलेबल हो, पर्पसफुली फायर, आग लगवा दी उन्होंने एक छोटे से नॉन रिस्की एरिया के अंदर। तो उस फायर को देखकर वहाँ के वर्किंग स्टाफ का क्या रोल रहता है, अलार्मिंग करना, वहाँ पे जो फायर ब्रिगेड्स रिलेटेड जो भी वाटर सप्लाई रहती है उसको बुझाने के लिए, या फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना, स्टेप बाय स्टेप्स टेक्निक फॉलो करना और उस फायर को कंट्रोल करना। जबकि कहा नहीं गया था कि वहाँ पे हम आग लगा रहे हैं या आपको ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग जो कैसे प्रिवेंट करोगे, बचाओ, ऐसा नहीं है। सडनली आके उन्होंने ये चीज़ करी और वहाँ के एक दो फैकल्टी ऐसी थी, एक दो स्टाफ ऐसी थी जिसको इस बारे में नॉलेज था और उन्होंने एक दो चार स्टेप्स को वहाँ पे उठाया, वो दो चार कदम उन्होंने लिए। तो इंस्पेक्शन वाली जो टीम थी उन्होंने कंक्लूज़न निकाला कि यहाँ पर कुछ % की फैकल्टी ऐसी है जिनको डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के बारे में पता है और वो पहले से ट्रेंड हैं, राइट। तो इस छोटे से एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रिपेयर्डनेस, चाहे हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन हो या ट्रेनिंग हो, प्रिपेयर्डनेस हर जगह दी जाती है और इसीलिए आप यहाँ नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं तो आपको भी प्रिपेयर्डनेस के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर पर्टिकुलरली चाहे फायर लग गई हो, राइट, या चाइल्ड मिसिंग हो गया हो, या बाढ़ आ गई हो, राइट, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, विस्फोट हो गया हो, तो हर पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है और पॉलिसी और प्रोटोकॉल्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, टीम्स बनाई जाती है, गाइडलाइंस बनाई जाती है, इक्विपमेंट्स इशू किए जाते हैं और रिसोर्सेज का अरेंजमेंट यहाँ पर किया जाता है। तो मैं यहाँ पर जो चीज़ें बोला हूँ, टीम, गाइडलाइन, प्रोटोकॉल्स, इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज, ये सब किसके पार्ट है, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के पार्ट है। अब डियर स्टूडेंट्स, इतने सारे डिस्क्रिप्शन के बाद मैं आपको इंट्रोडक्शन के बारे में समझाना चाहूँगा, किस तरह से डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस को कॉपी में लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस रिफर्स टू अ मेजर्स टेकन प्रिपेयर फॉर रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिज़ास्टर। यदि आपको पता चल जाए कि कोई कोविड-19 जैसी बीमारी आने वाली है तो आप पहले से बहुत सारे मास्क बनवा के रखोगे, सैनिटाइज़र सेव करके रखोगे, राइट। आपको पता चल जाए कि महंगाई बढ़ने वाली है तो आपके सारे आइटम घर पे एक बार स्टोर करके रख लोगे। तो ये क्या हो गया, एक तरह से प्रिपेयर्डनेस हो गई, राइट। अब यहाँ पर डिज़ास्टर के कई टाइप्स हो सकते हैं, राइट, और उस टाइप्स के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर प्रिपेयर्डनेस यहाँ पे देखी जा सकती है और उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। दैट इज प्रेडिक्ट एंड वेयर पॉसिबल प्रिवेंट डिज़ास्टर। और डिज़ास्टर के इफेक्ट को किस तरह से कम किया जा सकता है, किस तरह से हम उसको जीत सकते हैं, उस पर हावी हो सकते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल जनरेट किए जाते हैं।
मिटिगेशन, मूवमेंट कहाँ से कहाँ कैसे मूव करना है, कैसे रेस्क्यू करना है, कैसे बचना है उस पर्टिकुलर कंडीशन से। इम्पैक्ट ऑन द वल्नरेबल पॉपुलेशन, और ऐसी पॉपुलेशन जिसको ज़्यादा रिस्क है उस डिज़ास्टर की, उस पॉपुलेशन पे क्या क्या इफेक्ट आएंगे। जैसे कि अभी कोविड-19 में सबसे ज़्यादा रिस्क किन को है? उन लोगों को जो कि कोविड पेशेंट्स के संपर्क में आते हैं, जैसे कि स्टाफ नर्स हो गए, मेडिकल हेल्थ वर्कर्स हो गए, राइट। तो वो ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन है, तो गवर्नमेंट्स उनके लिए ज़्यादा प्रोटोकॉल बनाने के लिए जिम्मेदार होती है, गाइडलाइंस और प्रोटेक्शन देने के लिए जिम्मेदार होती है। पुलिसकर्मी हो गए, मीडिया कर्मी हो गए, राइट। आगे है रिस्पॉन्ड टू एन इफेक्टिवली कॉप एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, मीन्स उसके लिए क्या रिस्पॉन्स हमको करना है, इफेक्टिवली क्या रिस्पॉन्स करना है, ये सारा प्री प्लान बनाना किसके अंतर्गत आता है? डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के अंदर आता है। अभी हम मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहे हैं, राइट। क्या प्लानिंग करनी है उसकी, क्योंकि डिजास्टर आएगा उसके बाद ही तो मैनेजमेंट करेंगे, लेकिन डिजास्टर आने से पहले हम जो मैनेजमेंट करते हैं, जो प्रिपेयर करते हैं, टीम रेडी करेंगे, गाइडलाइंस जनरेट करेंगे, प्रोटोकॉल्स बनाएंगे और इक्विपमेंट्स बनाएंगे, रिसोर्सेज बनाएंगे, ये सब प्रिपेयर्डनेस है। जैसे पीपी किट बनवाया, कुछ देशों में छतरियाँ बोला कि आप अम्ब्रेला यूज़ करो, अम्ब्रेला से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती है, कुछ में ग्लविंग और ये सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह तो हर जगह आप देख ही रहे हो, फेस कवर जो शीट आती है, राइट। ये सारी प्रिपेयर्डनेस है। आगे बढ़ेंगे। प्रिपेयर्डनेस, टीम, गाइडलाइन, प्रोटोकॉल, इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज। तो डियर स्टूडेंट्स, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए कुछ यदि आप पॉइंट्स लिखना चाहो तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे कम्युनिकेशन प्लान विथ इजीली अंडरस्टैंडेबल टर्मिनोलॉजी एंड मेथड। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में फर्स्ट पॉइंट आपका होना चाहिए, लिखिए, आप लिख सकते हैं, मैं नोट्स अभी डिक्टेट कर रहा हूँ, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन। एक स्लाइड तो मैंने इंट्रोडक्शन की आपको ये बता दिया, मीनिंग इसका बता दिया, लेकिन यदि इंट्रोडक्शन या शॉर्ट नोट्स के बारे में पूछा जाए, शॉर्ट नोट्स तो आपको 4-5 नोट्स पॉइंट्स यहाँ पे लिखने पड़ सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए कि फर्स्ट पॉइंट आपको डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए क्या लिखना है? कम्युनिकेशन प्लान विथ इजीली अंडरस्टैंडेबल टर्मिनोलॉजी। लिखिए कम्युनिकेशन प्लान्स with easily understandable terminology and methods, राइट। पहला तो ये कि आप जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिस ऑफ मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन एंड इंसिडेंट कमांड। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आपको लिखना है, 3 पॉइंट इनफ है वैसे। थर्ड पॉइंट लिखिए डेवलपमेंट एंड एक्सरसाइज ऑफ emergency population, development and exercise of emergency population, warning method, चेतावनी, warning method, combined with emergency shelters and evacuation plan, shelter, shelters and evacuation plan।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ 3 पॉइंट ऐसे थे जो आप इंट्रोडक्शन के अंदर लिख सकते हो। जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताई वही चीज़ यहाँ पर सेंटेंस के रूप में है। आपकी कॉपी में, यूनिवर्सिटी कॉपी में लिखने के लिए 3 पॉइंट्स मैंने आपको दिए, प्लस ये स्लाइड दी। तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के आप यहाँ से नोट्स स्टार्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट में आपको ये लिखना है, इसके बाद 3rd पॉइंट मैंने आपको जो बतवाए थे वो यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट आपकी सब हेडिंग आ जाती है प्रिपेयर्डनेस। नेक्स्ट हेडिंग आपकी आ जाती है प्रिपेयर्डनेस क्या है। तो प्रिपेयर्डनेस कंबाइंड फॉलोइंग, जो कि आपके यूनिट के अंदर दे रखा है। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में क्या क्या हमको रेडी रखना है। तो पहला हम बात करेंगे टीम। व्हाट इज द टीम। तो यहाँ पर पर्टिकुलर डिजास्टर के लिए पर्टिकुलर मैनेजमेंट की टीम रहती है। सपोज बाढ़ आ गई, बहुत सारा गांव के अंदर पानी आ गया और पब्लिक को पानी में से निकालना है। उनके जो संपत्ति वगैरह जो भी है उसको आप हेलीकॉप्टर से, और आर्मी जो रहती है उसको निकालती है लोगों की जान बचाने के लिए। आर्मी जो वो हेलीकॉप्टर से राइट नीचे रोप की मदद से नीचे तक लटक के जाते हैं वो, और पेशेंट जो विक्टिम है उसको बाहर निकालते हैं। तो वो एक आर्मी की टीम हो गई जो कि वहाँ पे बाढ़ के समय काम आ रही है। इसी तरह यदि कोई बॉम्ब ब्लास्ट, विस्फोट वगैरह हो जाए तो वहाँ पर बहुत सारी एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ये अपनी अपनी टीम्स लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर टीम का मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ द पीपल ट्रेंड फॉर द पर्टिकुलर प्रिपेयर्डनेस ऑफ एमरजेंसी। ग्रुप ऑफ द पीपल जो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन, आग लग जाने के लिए 10-15 जनों की टीम हो गई, एक छोटी सी यूनिट हो गई। उस यूनिट के अंदर सपोज कहीं पे आग लग गई, राइट, सपोज कहीं पे क्या हो गई, आग लग गई, किसी फैक्ट्री के अंदर क्या हो गई, आग लग गई। अब उस आग को देखने, कंट्रोल करने के लिए एक जैसे लोगों की टीम रहती है। और सपोज करो इस टीम के अंदर 12 लोग हैं। कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। और ये 12 लोगों की एक यूनिट हो गई, एक यूनिट, 1 यूनिट टीम, एक यूनिट की एक टीम, तो जिसके अंदर 12 लोग हैं। ये 12 लोग पर्टिकुलर इस आग को बुझाने के लिए और यहाँ से विक्टिम्स को बाहर निकालने के लिए, पेशेंट को बाहर निकालने के लिए या विक्टिम्स को बाहर निकालने के लिए ट्रेंड किए गए होते हैं या ट्रेंड होते हैं, राइट। तो ये पर्टिकुलर जो आपके ग्रुप ऑफ द मेंबर हो गए, ग्रुप ऑफ द पीपल जो हो गए, जो पर्टिकुलरली कंडीशन सिर्फ आग के लिए ये ट्रेंड है, राइट। तो ये क्या हो गया, टीम हो गया। डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे हम कंडीशन बदल दें, यदि यहाँ पे हम बाढ़ रख देते हैं, अर्थक्वेक रख देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक रख देते हैं, तो उसके लिए फिर वो ये टीम उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड होती है, राइट। तो ये हो गया, टीम हो गया। और टीम के लिए आपको लिखने के लिए जो सेंटेंस हैं, टीम के अंदर क्या क्या नोट्स में क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टीम्स के लिए आप क्या क्या लिख सकते हो, राइट। तो टीम एक तरह से ग्रुप ऑफ द मेंबर होता है, ट्रेंड फॉर द पर्टिकुलर प्रिपेयर्डनेस फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट, और ये किसी एक लीडर के द्वारा लीड होता है, लीड किया जाता है। मतलब इस टीम को लीडिंग करने वाला एक मेंबर जो रहता है, जो लीड करता है। तो यहाँ पर जो टीम लीडर एंड मेंबर्स ऑफ द टीम आर इन्फॉर्म्ड, राइट। तो टीम का मतलब आप अच्छे से समझ गए हैं। और इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो मैं आपको, ये पेज नंबर और बुक्स जो है वो मैं आपको आपके ग्रुप के अंदर बता दूंगा, तो उसके अंदर सारे ये सेंटेंस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल्स, गाइडलाइंस। व्हाट इज़ द गाइडलाइंस। गाइडलाइंस से आप क्या समझते हैं। गाइडलाइंस का मतलब ये कि क्या नियम रखने हैं। सिंपल भाषा में हम समझे तो क्या नियम रखे जाएंगे। सपोज आपकी ड्यूटी कोविड-19 वार्ड के अंदर लगती है, तो किस तरह से आपके गाइडलाइन होती है। एक दो चार कुछ नियम्स मुझे याद है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि कोविड-19 में जब स्टार्टिंग में जब ड्यूटीज़ लगी थी तो 15 डेज़ वर्किंग डे रहता था और बाकी का 15 डेज़ होम क्वारंटाइन रहता था, राइट। होम क्वारंटाइन रहता था। क्यों रहता था, क्योंकि यदि इन्फेक्टेड हो जाए, फॉर बाई चांस कभी इन्फेक्टेड हो जाए, तो उसके क्वारंटाइन पीरियड के अंदर उसे ये होगा कि वो किसी और को फैलाने से बच जाएगा, या उसके साइन एंड सिम्टम्स नेक्स्ट 15 डेज़ में दिखते हैं तो वो अपना प्रॉपर फॉलोइंग जो भी ट्रीटमेंट है, फर्दर ट्रीटमेंट वो ले सकते हैं। तो ये पहला गाइडेंस हो गया। दूसरा, पीपीटी को यूज़ करना है। पीपीटी को यूज़ करना है। मीटिंग जब भी करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, राइट। तो ये सब सारी चीज़ें क्या हो गई, गाइडलाइंस हो गई। अब आप देखते हैं जैसे कि
कोविड-19 ही अभी करंट अपना इशू है डिज़ास्टर मैनेजमेंट को, इसी को देख के चलें तो आप भी जो एग्जांपल देखते हैं, जो न्यूज़ में और जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाती है, मास्क यूज़ किया जाता है, राइट, मास्क यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो बड़े बड़े जैसे मॉल है, शॉपिंग है या बस स्टैंड है, वहाँ पे सैनिटाइज़र बाथ भी किया जाता है, राइट। और कुछ उनका डिस्पोजेबल वेस्ट करने की पर्टिकुलर रहती है। यदि किसी की डेथ हो जाती है तो साथ में पुलिस जाती है और फिर उसका वो अंतिम संस्कार वगैरह होता है। तो ये सब क्या है, ये सारा गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स के अंदर में आता है, राइट। ये सब चीज़ें हो गई गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स में क्या है, अभी जैसे गवर्नमेंट है सैनिटाइज़र प्रोवाइड कर रही है, मास्क प्रोवाइड कर रही है, हॉस्पिटल्स के अंदर वेंटिलेटर्स प्रोवाइड कर रही है, राइट, एम्बुलेंस जो है वो प्रोवाइड करवा रही है। इसके बाद आप देखोगे पीपीई किट प्रोवाइड करवा रही है, ग्लव प्रोवाइड करवा रही है। और अपन देखें जैसे इसके अंदर आपके ये ऑनलाइन इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आरोग्य सेतु और ये जो जिस तरह के एप्लीकेशन है मोबाइल, वो सभी इक्विपमेंट्स में आते हैं, प्रिवेंशन रखने के लिए इक्विपमेंट्स में आते हैं, राइट। आगे है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज इसमें क्या है कि हम जो भी इक्विपमेंट्स अरेंज करते हैं या गवर्नमेंट जो भी इक्विपमेंट अरेंज करती है वो कहाँ से आती है, हमें कहाँ कहाँ से हेल्प हो सकती है, वो चीज़ें सब आती हैं रिसोर्सेज के अंदर। फॉर एग्जांपल कहीं से कोई डोनेशन आ रहा है, वर्ल्ड बैंक से हेल्प मिल रही है, राइट। कोई नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी है, राइट, जैसे कि जो से कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, कुछ महापुरुष हैं जो अपना आर्थिक सहायता कोविड पेशेंट के लिए और उसके कंट्रोल के लिए दे रहे हैं, राइट। उसके बाद कुछ संस्थाएं हैं, राइट, कुछ निजी लोगों का कंट्रीब्यूशन है जो कि हेल्प कर रहे हैं, फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, कुछ जो फूड रिलेटेड हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, अनाज वगैरह राशन वगैरह दे रहे हैं, हेल्प हो रही है। कुछ लोग मास्क बांट रहे हैं, कुछ लोग सैनिटाइज़र बांट रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक मास्क और सैनिटाइज़र बांट रही है। तो ये सब क्या है, ये सब रिसोर्सेज हो गए। तो पर्टिकुलर किसी डिज़ास्टर में, अभी जैसे मैंने कोविड को देखते हुए ये रिसोर्सेज बताए, वैसे पर्टिकुलर कोई भी चाहे भूकंप आ जाए, विस्फोट हो जाए, आतंकवाद हो जाए, दंगा हो जाए, कोई भी यदि डिज़ास्टर कंडीशन आती है उसके अंदर जो जहाँ से हमें हेल्प मिल सकती है, जहाँ से हमें इक्विपमेंट्स मिल सकते हैं, जहाँ से हमें प्रोटोकॉल प्लानिंग या स्टाफ ह्यूमन फोर्स मिल सकती है, आर्मी भी अपने आप में एक रिसोर्स हो गई, राइट। तो ये सब क्या है, रिसोर्स के अंदर आते हैं और ये प्रिपेयर्डनेस का पार्ट है कि रिसोर्सेज को हमें प्रिपेयर रखना है, इक्विपमेंट्स को हमें प्रिपेयर रखना है, गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल को प्रिपेयर रखना है और टीम हमें रेडी रखनी है ट्रेनिंग के साथ। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती है, प्रिपेयर्डनेस में आ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आगे हमारा एक टॉपिक रहता है, वो रहता है फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट, सपोज कहीं पे फॉर एग्जांपल लार्ज अमाउंट में, बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में क्या हो जाए, बड़ी संख्या में क्या हो जाए कि ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, बड़ी संख्या में क्या हो जाए, मतलब कि ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, राइट, रेल एक्सीडेंट हो जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे, मतलब कि आप कह सकते हैं कि हज़ारों लोग जो हैं वो इसमें ग्रसित हो सकते हैं, विक्टिम हो सकते हैं, हज़ारों लोग क्या हो सकते हैं, विक्टिम हो सकते हैं। अब इस कंडीशन में सबसे बड़ा रिसोर्स क्या रहता है, हेल्थ डिपार्टमेंट, राइट, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी मात्रा में ड्रेसिंग, स्टिचिंग और ट्राइएज सिस्टम से पेशेंट को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ डिपार्टमेंट का बढ़ जाता है। आप बहुत भारी मात्रा में एम्बुलेंसेस लेके वहाँ पे जाते हो, तो वहाँ पर जो फर्स्ट एड किट जो रहता है, फर्स्ट एड प्राइमरीली ऑन द साइट, मतलब जहाँ पे डिजास्टर हुआ है, जहाँ पे विक्टिम अपनी प्रॉब्लम से ग्रसित हुआ है, वहाँ पर तुरंत प्राइमरी सबसे पहले जो प्राथमिक उपचार होना चाहिए उसके लिए जो किट होता है, उस किट को अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर
ये किट है जो साफ लिखा हुआ, और ये आई थिंक ये आप एक बार रीड आउट करोगे तो सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टेराइल अधेसिव बैंडेज होने चाहिए, एसोसिएटेड साइज और सेफ्टी पिन्स होनी चाहिए, क्लीनिंग एजेंट होने चाहिए, लेटेक्स ग्लव होने चाहिए, 2 इंच के स्टेराइल ग्लव होने चाहिए। तो ये सारे इक्विपमेंट्स आपके किस में आ जाएंगे, फर्स्ट एड किट के अंदर आ जाते हैं, जो कि एक डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का पार्ट है, प्रोटोकॉल का पार्ट है, प्रोटोकॉल ड्यूरिंग द डिजास्टर। तो आप किसी डिजास्टर किट के अंदर जो जो चीज़ें रखते हो, ये क्या हो गया, ये इसका प्रोटोकॉल हो गया, राइट। आगे नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इक्विपमेंट्स हैं, जो कि मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में बताया था इक्विपमेंट्स की क्या क्या डिटेल है। तो इक्विपमेंट्स ये आपके पास होने चाहिए, हेल्थ रिलेटेड इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट है एम्बुलेंस इक्विपमेंट्स। एम्बुलेंस में क्या क्या होना चाहिए, एयरवे होना चाहिए, वेंटिलेशन डिवाइस होना चाहिए, सक्शन यूनिट, ऑक्सीजन डिलीवरी, बेसिक वुंड केयर सप्लाई एंड स्प्लिट सप्लाई, मेडिकेशंस, ये सारी चीज़ें, पेशेंट ट्रांसफ़र इक्विपमेंट एंड पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट्स इसमें होने चाहिए। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है ट्राइएज। ट्राइएज, व्हाट इज़ द ट्राइएज? ट्राइएज उसको कहते हैं कि हम पेशेंट को प्रायोरिटी अकॉर्डिंग, किस पेशेंट की केयर पहले करनी है, किस पेशेंट की केयर बाद में करनी है, कौन सा ज़्यादा इमरजेंसी है और किस पेशेंट के केयर की ज़रूरत नहीं है, तो ये सब उसको देखते हुए हम इमरजेंसी में ट्राइएज करते हैं, कलर कोडिंग सिस्टम करते हैं। और जो इमरजेंसी है, जिसकी जान बचानी है और बिल्कुल इमरजेंसी है, जिसका ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और पहले करना ज़रूरी है, उसका ट्रीटमेंट हम पहले करते हैं। और जो स्टेबल होते हैं उनका ट्रीटमेंट हम लेट में करते हैं, और जो बिल्कुल डेथ हो गई है उनको हम लास्ट में उनका वो करते हैं केयर। तो यहाँ पर जिनके अंदर जान बची हुई है और इमरजेंसी उनको हम सबसे पहले लेते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग जिनको इमीडिएट केयर की ज़रूरत होती है, उसको हम उसके हैंड पर रेड कलर का टैग लगा देते हैं। या उन तरह के पेशेंट्स को हम, जैसे कि सडन सर्जरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो डेथ हो जाएगी, तो उसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, ओटी के अंदर ट्रांसफ़र करके उसका प्रिपेयरनेस करते हैं। येलो है जिसके अंदर थोड़ा सा डिले ट्रीटमेंट हो तो चल जाएगा, राइट, मीन्स कल तक भी उसका ट्रीटमेंट हो जाए। आज यदि विक्टिम मिला है, कल तक भी उसका ट्रीटमेंट हो जाए, तो एक दिन उसे और वेट करेंगे, लेकिन उसके पहले रेड वाले सारे पेशेंट्स को इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए ले लिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है हॉस्पिटल्स में। येलो सेकंड नंबर पर लिए जाते हैं, और ग्रीन जो है बिल्कुल माइनर इंजरी, स्टेबल होते हैं, जो ट्रीटमेंट उनका और ज़्यादा लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आपको कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई डिज़ास्टर में विक्टिम मिले, तो कुछ लोग ये मिले, कुछ लोग ये मिले, कुछ लोग ये मिले, कुछ लोग ये मिले। तो अब सपोज करो कि आपको सबसे पहले कौन सा पेशेंट केयर के लिए ले जाना है, तो सबसे पहले आपको इसकी केयर करनी है, रेड कलर की केयर करनी है। सेकंड नंबर पर आपको येलो की केयर करनी है, थर्ड पे माइनर बिल्कुल ग्रीन जो कि स्टेबल है उनकी केयर करनी है, लास्ट में जो डेथ है उनका लास्ट में देखा जाता है, राइट। तो यहाँ पर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग और इमरजेंसी के अकॉर्डिंग कलर कोड में पेशेंट को डिवाइड करना, पेशेंट की पॉपुलेशन को डिवाइड करना क्या कहलाता है, ट्राइएज सिस्टम कहलाता है। और यही कलर कोडिंग है, यही ट्राइएज सिस्टम है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपनी जो क्लास रहेगी वो रहेगी कोऑर्डिनेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी। डिज़ास्टर को कंट्रोल करने के लिए आपके कोऑर्डिनेशन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी का क्या मतलब है और इसका क्या मीनिंग है, कौन कौन से ऐसी बॉडीज़ रहती हैं जो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करने के लिए हेल्प करती है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसी स्लाइड के साथ। तब तक के लिए आप ये सारे नोट्स बनाइए, और इसमें आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कीजिए। और आई थिंक मैं नोट्स भी आपको ईमेल आईडी पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट।